अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न होंगे। बहुत से लोग जो हैं वो इंटरव्यूज़ के मतलब सवाल कर रहे हैं और इसके अलावा यानी कि उनका बेसिकली ये होता है कि हाई इंटरव्यू में ये हो जाएगा, हाई इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल, तो टिप्स बता दें आप, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने पार्ट 1 में कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट होकर जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ, ठीक है। आपको खा नहीं जाएँगे, ठीक है। वो आपकी किस्मत का फ़ैसला नहीं करने वाले ये, अनलेस कि आपकी जो स्किल सेट है या जो आप वहाँ पे प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ प्रॉपर, उसमें आप कोई गलती नहीं करते, ठीक है। तो वो बेसिकली आपने कॉन्फिडेंट होके जाना है। जो आपकी, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई अगर गलत, कोई फ़ॉर्जरी, कुछ काम गलत नहीं किया तो आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने उनकी जो इंटरव्यू में चीज़ें होती हैं उनको डिफेंड ज़रूर करना होता है, ठीक है। क्योंकि देखें, वो इंटरव्यू लेने का उनका मकसद ये है कि वो छानबीन कर रहे हैं आपसे कि जी आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। सबसे पहला उनका जो बेसिकली मकसद जो है, द फॉरमोस्ट पर्पस जो है वो ये है कि जी आर यू जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, पैसे स्टेटमेंट चीज़ें, सारी चीज़ें जो मैंने 3 वजह बताई थी कि उनमें उनकी वजह से आपको हो सकता है रिजेक्शन वगैरह। अगर उनमें से नहीं है तो आप मतलब देयर इज़ नो वरी, देयर इज़ नो नथिंग टू वरी बेसिकली, ठीक है। तो आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। मैं मतलब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक रिसेंटली एक भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल उनका जो है ना वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और जब मैंने उनका रिजेक्शन लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जी ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक इंटरेस्टिंग है ये भी कि इस बेस पे उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो वो हुआ ये था कि उनको भाई को आइडिया नहीं था, किसी ने कहा बस एडमिशन अप्लाई कर दो, उन्होंने एडमिशन अप्लाई कर दिया। उनकी पिछली जो थी स्टडी थी वो बिज़नेस से मुतल्लिक थी, शायद बीबीए किया हुआ था। और लेकिन हुआ ये कि उनको आइडिया नहीं था कि भाई मतलब 4 सेलेक्ट करने हैं तो चारों के 4 सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं मिल रहे कोर्सेज़। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो तो एक शायद जो है वो उन्होंने अपनी फ़ील्ड का चूज़ कर लिया, बाकी रैंडमली उन्होंने चूज़ कर लिया। मसलन उन्होंने एक प्रोग्राम चूज़ कर लिया बिज़नेस इंटेलिजेंस का, एक उन्होंने चूज़ कर लिया वुड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एक उन्होंने चूज़ कर लिया एनवायरमेंटल का, ठीक है। और इसी तरह फोर्थ उन्होंने एक चूज़ कर लिया रैंडमली कुछ, ठीक है। तो उसके बाद हुआ ये कि उनका जो एडमिशन हो गया बिज़नेस इंटेलिजेंस में। और इन दी एंड जब वो इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने वहाँ पे उनको सही तरीके से रोस्ट किया कि जी आप ये बताएं कि आपने ये फ़लानी जो है हाँ, जो था कुछ मार्केटिंग का था। उसमें उन्होंने बाकायदा पूछा, जो सवाल जो रिजेक्शन में जो पूछते हैं ना, वो सवाल लिखे होते हैं कि किस बिना पे, उन्होंने वो रिपीट किए। तो उन्होंने कहा कि हमसे इनसे पूछा कि आपने फ़लाने कोर्स में, आपने जो कोर्स जिसमें एडमिट हुए हैं उसमें एक मार्केटिंग का कोर्स है, आपको उसके बारे में पता है? उन साहब को नहीं पता था, ठीक है। उन्होंने बेसिकली टोटली लालमी का इज़हार कर दिया कि मुझे नहीं पता। यानी कि उन्होंने अपनी कोर्स भी, जो जो प्रोग्राम अप्लाई किया था उसमें कोर्स वर्क भी नहीं देखा था कि उसमें कोर्सेज़ कौन कौन से हैं और क्या मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर जो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने ये जो वुड वर्क टेक्नोलॉजी में किया है या इन्वायरमेंटल में किया है, ये आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो उन्होंने किसी वीज़ा एप्लीकेशन में जो है ना कहीं लिखा हुआ था कि जी मैं इन कोर्सेज़ का यूज़ किसी पेप्सी और इस तरह 2-3 बड़े नाम लिए हुए थे, ठीक है। जो कि ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह से करने की कि नहीं मैं पाकिस्तान जाके जी इस कोर्स को करके पेप्सी में काम करूँगा। तो उन्होंने कहा जी कि जब हमने इससे पूछा कि जी आप बताएँ कि जी आपने ये जो कोर्स वुड वर्क का ये कहाँ यूज़ करेंगे? तो आपने पेप्सी मेंशन की हुई है या इस तरह से ये चीज़ें मेंशन की हैं। तो वो बेसिकली उन्होंने इस सारे का नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, इसने बस डेस्परेट होके चंद प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया था और इनको उसकी डिटेल भी नहीं पता। तो हमें लग रहा है कि ये जो है ना, और हमें श्योर हो गया कुछ और उन्होंने इस तरह क्वेश्चन जो पूछे हैं उससे कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, ये वहाँ जाके सिर्फ वीज़ा लेके किसी भी रैंडम प्रोग्राम में वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, इसमें बड़ा वाज़ेह है कि मैं अगर जो वीज़ा ऑफ़िसर हूँ या वहाँ पे जो इंटरव्यू बैठा हुआ हूँ, तो इट्स एस्टॉनिशिंग फॉर मी एज़ वेल कि भाई मैंने कोर्सेज़ अप्लाई किए हैं। एक तो पहली बात यह है कि मेरी जो पिछली डिग्री है उससे मैच नहीं कर रहे, ठीक है। फिर अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिए हैं, मतलब मैं, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप कहते हैं कि जी मैं बिज़नेस के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते कि जी कैसे, कोई आप अपनी रियल टाइम अपनी कोई करंट एग्जांपल बताएं कि जी मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ, ये मेरा फ्यूचर में प्रोग्राम है, मुझे बहुत शौक है, ये मैं करके देख चुका हूँ कुछ थोड़ा बहुत और मुझे लगता है मेरी डिग्री जो है ये वाली इसमें हेल्प करेगी। तो ज़ाहिर बात है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा। मुझे भी ये लगेगा कि जी
आपको कुछ पता नहीं है, आपने बस ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लिए कोर्सेज़ और बस आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि जो भी आप वहाँ पे जो सवाल का जवाब दें, एक तो आपको वेल प्रिपेयर्ड हों इस तरह से कि आप जो स्टडी करने जा रहे हैं, और डेफिनेटली अगर आप वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जी मैं जो स्टडी करने जा रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर जो आपने कोर्सेज़ अप्लाई किए थे, जिसमें एडमिशन हुआ उसकी तो आपको ज़्यादा डिटेल पता होनी चाहिए, लेकिन जिनमें दूसरों में जिसमें अगर हुआ था या डिलीटेड में चला गया या फिर रिजेक्ट भी हो गया था जिनमें, उनका भी आप थोड़ी सी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई मैंने क्यों अप्लाई किए थे। और अगर आपने रैंडम कर दिए थे तो अब मैं मतलब मैं अगर पूछूंगा कि जी या मुझसे कोई पूछ ले कि जी आपने वुड वर्क टेक्नोलॉजी में क्यों कर दिया था, ये एनवायरमेंटल में क्यों कर दिया था, तो मेरे पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। जवाब लाजमी नहीं है कि मैं इसका दूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं ये जानना चाहूँगा ना वैसे वीज़ा ऑफिसर के भाई वुड टेक्नोलॉजी का क्या करोगे आप, आपने बिज़नेस पढ़ा है, ठीक है, या तो कहो जी कि हाँ मैं आके ना यहाँ पे बिज़नेस करूँगा और मैं यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाऊँगा जिसमें मैं जो वुड टेक्नोलॉजी है उसकी मशीन्स उसकी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ मैं जो वो कोई काम करूँगा जिसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा यहाँ पे आके। इसी तरह मतलब फिर इन्वायरमेंटल की अगर बात करें तो अगर आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का यूज़ कहाँ है या इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, या किस तरह की जॉब्स मुझे पाकिस्तान में मिल सकती हैं या कहीं और मिल सकती हैं, तो आप किस तरह डिफेंड करेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से मतलब रैंडमली चूज़ ना करें। अगर आपके सारे कोर्सेज़ नहीं मिलते आपको तो ठीक है, 1 या 2 में आप डाल लें एडमिशन अपना, बाकी रैंडम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। अगर डिफेंड कर सकते हैं फिर आप ऐसा करें। फिर इसके अलावा एक भाई ने और गलती का जो मुझे उन्होंने अपनी एग्जांपल बताई जो कि बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पूछा अकोमोडेशन आपने कर लिए, तो उन्होंने कहा जी हाँ मैंने होटल बुकिंग की है, ये देखें जी मेरे पास होटल बुकिंग है। ये एक बहुत सस्पिशियस बात है उनके लिए ना कि एक बंदा होटल बुकिंग कर रहा है। एक उसकी 2 वजूहत, नंबर 1 कि जी होटल जो है ना बहुत महंगे हैं स्टूडेंट में, ठीक है। एक स्टूडेंट का बंदा भी जो है ना वहाँ पे कमा के भी ना वो होटल पे जाएगा तो कोई हॉलीडे करने जाएगा या वो वाकई इतना कमाता है कि वो होटल बुक करके वहाँ पे रहेगा कुछ दिन, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें पाकिस्तान से एक बंदा पाकिस्तानी पैसे खर्च करके होटल बुक करेगा कुछ दिन वहाँ रहेगा, तो उनके लिए सस्पिशियस है कि ये तो शायद होटल बुक करेगा, वीज़ा लेगा, वहाँ पहुँचेगा, वहाँ की बुकिंग शायद कैंसिल कर दे, पहुँचे बिना कहीं और ही पहुँच जाए, यानी कि वहाँ से भाग जाए या कुछ और किसी दूसरी कंट्री में निकल जाए, जो कि बहुत से लोगों की करते भी हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं इतने पैसे खर्च करके इटली स्पेन जाके इलीगल होने की कोशिश करते हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपने इतने पैसे लगा कर पाकिस्तान में बिज़नेस करते तो आपकी ज़िंदगी से बेहतर हो जाती, और जो कि आप वहाँ धक्के खाएंगे, 10-15 साल इलीगल रहेंगे, फिर उसके बाद फिर आप इन कंट्रीज़ में वापस आएंगे अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। और अभी भी यही हो रहा है कि बहुत से लोग वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब 10-15 साल की जो एक टफ़ लाइफ काट के, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि आप पहले ही प्रिपेयर हों, ठीक है। और ये होटल वाली बात जो है ना ये बिल्कुल नहीं करनी है आपने, ठीक है। और इस तरह की कोई भी मतलब मेक सेंस, हर चीज़ जो है ना मेक सेंस करनी चाहिए। अगर मतलब आप जब भी कुछ करने लगते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये होटल वाली बात जैसे मैं बताइए कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए है, मैं बताया कि एक तो एक्सपेंसिव है, नंबर 2 ये है कि मतलब ज़ाहिर आप जा रहे हैं, आपका वीज़ा लग गया तो बेटर है कि आप प्रिपेयर करके जाएँ, अकोमोडेशन करके जाएँ। तो अगर आपकी अकोमोडेशन नहीं हुई तब तक या हो भी नहीं, मतलब ये अलग बात है कि होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि सवाई यूनिवर्सिटी की आपकी जो अकोमोडेशन है ना कोई भी फ्री में बुक नहीं करके देगा, ठीक है। उसके मतलब वजह यह है कि जिसने भी जो प्राइवेट अकोमोडेशन जो है ना, जो आपने प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने आपसे 1 माह का डिपॉज़िट और 1 माह का किराया लेना है, ठीक है। इसके बगैर वो आपको कभी भी कोई बुकिंग या कुछ भी नहीं करेंगे। और बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, आप वहाँ से पाकिस्तान से बैठ के ये बुक भी नहीं कर सकते। मतलब आप या तो किसी बंदे के थ्रू पैसे दें, जान पहचान के थ्रू, और फिर कीज़ वगैरह रिप्लेस हों। फिर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मसलन वो बंदा कैसे, मतलब जिसने देना है रेंट पे, वो कैसे श्योर होगा अगर उसको रेंट और डिपॉजिट नहीं मिल रहा, ठीक है, कि भाई ये बंदा आएगा आके मेरे घर को रेंट करेगा, क्योंकि वो तो उसको देगा जो उसके हाथ में पैसे रखेगा, चाबी भी वो उसको बाद में वो दे देगा, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए मुश्किल है, ठीक है, एक रेंटर के लिए भी और जो जिसने रेंट आउट करना है उसके लिए भी, कि भाई वो अगर आपने एडवांस में पैसे दे दिए हैं तो जब तक आपको यकीन नहीं है कि वो बंदा सही है, सारा कुछ है, भाग तो नहीं जाएगा पैसे लेके, तो मुश्किल है। तो इन शॉर्ट ये कि जब आपसे ये अकोमोडेशन का सवाल पूछें तो अगर आपने नहीं कुछ बुकिंग वगैरह नहीं यूनिवर्सिटी की हुई तो आप उनको बोलें कि हम ब्लॉकेट्स, तो मैंने जो एक दूसरी वीडियो में मैंने कुछ वेबसाइट्स बताई हुई हैं, उनमें आप चेक करते रहें। इवन आप कुछ प्रिंट करके लेके जा सकते हैं कि ये मैंने इस बंदे से बात की है या ये मैं देख रहा हूँ साइट से, तो उनको ये बताएं कि हाँ मेरा मैं इसका वीज़ा का वेट कर रहा हूँ,
क्योंकि वजह ये है कि जी वहाँ पे आपको डिपॉज़िट और रेंट दिए बगैर जो प्राइवेट हैं वो नहीं हो सकती। तो जो ही वीज़ा लगेगा मैं उनको कंफर्म करूँगा, वहाँ से मैं जो है उनसे कंफर्मेशन लेके अपनी बुकिंग कर लूँगा, ठीक है, और वो पैसे डिलीवर करके किसी के थ्रू है जो भी है। तो मतलब इसमें कोई अजीब बात नहीं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और वो आपको इस बात पे वीज़ा नहीं रिजेक्ट कर सकते, क्योंकि वीज़े से पहले अकोमोडेशन का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। उसकी वजह ये है, जैसा कि मैंने बताया, कि यूनिवर्सिटी के अलावा जो प्राइवेट है आपको डिपॉज़िट चीज़ें देनी पड़ेंगी, और अगर आपका खुदा न ख़ास्ता वीज़ा नहीं लगता तो कई दफ़ा वो बंदा आपको नहीं वापस करेगा पैसे, वो कहेगा नहीं अब जो है मुझे बंदा अगला मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसने भी तो रेंट आउट करना है। मसलन अपने ऊपर मैं रख के देखता हूँ, अगर मैंने अपार्टमेंट रेंट आउट करना है तो मैंने भी श्योर करना है कि जी जो बंदा आ रहा है उसने मुझे पैसे दे दिए हैं, अब वो टाइम पे आएगा रेंट आउट कर लेगा। और अगर वो आता ही नहीं, वो कहता जी मैं नहीं अब आ पा रहा, मुझे पैसे वापस कर दो, और मोस्टली 1 मंथ लग जाता है आपको रेंट आउट भी करते हुए कई दफ़ा, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है फिर मैं भी उसको नहीं दूंगा, ज़ाहिर बात है। और फिर और भी प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे जो बड़े सिटीज़ में, ख़ास तौर पे स्टॉकहोम वगैरह में, वहाँ पे ट्रस्ट के बगैर, ट्रस्ट और वो पूरी जानबीन करते हैं कि भाई इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, ये फुल टाइम। अव्वल तो मैं जैसे कि एक वीडियो में बताया था कि मैंने भी रेंट आउट करना होगा तो मैं देखूँगा ये बंदा फुल टाइम जॉब करता हो, इसलिए मुझे अपनी सैलरी स्लिप वगैरह दिखाए और प्रॉपर मुझे अपना बताया कि हाँ ये सिलसिला मेरा, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कहीं तंग नहीं करूँगा बाद में। और इसी तरह वो स्टूडेंट को अगर देने लगेंगे तो वो भी चाहेंगे कि ये बंदा हमें दिखाए बैंक स्टेटमेंट वगैरह, और मतलब प्रेफरेंस उसी को दी की जाएगी जो सबसे कम प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसलिए इट्स नॉट ईजी। तो आप हाँ उनको बोलेंगे हाँ ये अकोमोडेशन वगैरह हम इन साइड से देख रहे हैं, और अगर किसी की लीस्ट नहीं होती, मतलब आप उन्होंने बहुत कोशिश की नहीं मिली, तो वो एयरबीएनबी का सोच सकते हैं। वो थोड़ा सस्ता है होटल से मुकाबले में, ठीक है। वो उसमें ये होता है कि वो आपको बंदा अपना जो कमरा या जो भी अपार्टमेंट है वो टेम्परेरी एज ए गेस्ट के तौर पे वो आपको बेसिकली दे देता है। उसमें फिर वो, क्योंकि उसमें एयरबीएनबी में ये होता है कि जो कंपनी है एयरबीएनबी वाली वो डील कर रही होती है, उसमें वो आपको भी प्रोटेक्ट करते हैं और रेंटर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा है कि आप दोनों सिक्योर रहेंगे, वो भी और जो जिसने कर रहा है। तो इस तरह से मतलब आप उसका ज़िक्र कर सकते हैं, और उस वो बेसिकली अगर अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं भी मिलती है आने से पहले, तो आप वो बुक कर लें, उसका सिलसिला कर लें, ताकि आपको पता हो कि मैं उसमें कुछ दिन रह सकता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी जो है जो प्रॉपर अकोमोडेशन वगैरह वो ढूंढना शुरू कर दूँगा। तो इसके अलावा मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर एक भाई ने कहा जी उन्होंने मुझे 10 सवाल पूछे, मैंने 5 का जवाब नहीं दिया, कोई मसला नहीं है। सवाल डिपेंड करता है सवाल क्या था। अगर उसमें फिर वही बात है कि कोई इस तरह की सस्पिशियस उनको नज़र आती है कि जी जेन्युइन स्टूडेंट नहीं था, या इसकी जो मतलब कोई किसी चीज़ में मसला है, कोई अकाउंट्स वगैरह में या स्टेटमेंट में, या जो स्टडी पहले इसने की थी उसका भी इसको नहीं पता सही तरीके से, या इसके प्लान्स अगले जो हैं कुछ इस तरह के हैं कि ये वहाँ से स्टूडेंट से भाग जाएगा या स्टूडेंट जाएगा ही नहीं, तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट की, कि हाँ मेरे फादर जो स्पॉन्सर हैं मुझे कर रहे हैं, तो वो मैंने स्टेटमेंट लगाई थी, उन्होंने मुझसे अपनी स्टेटमेंट मांग ली है। तो मैं पहले भी बहुत सी दफ़ा मतलब कमेंट्स में बता चुका हूँ कि स्वीडन में जो है इंडिविजुअल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपके अपने ही अकाउंट में देखा जाएगा। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान में मामा चाचा ताया बाप गारंटी दे सकता है, स्वीडन जैसे मुल्क में किसी को गारंटी नहीं दे सकता, बीवी भी नहीं गारंटी दे सकती, माँ बाप भी नहीं गारंटी दे सकते। यहाँ पे ये सिस्टम है कि अगर मैंने लोन लिया है और अगर मैं डिफ़ॉल्टर हो गया हूँ दाना हादसा, तो वो मेरी बीवी से पूछेंगे कि भाई आप पे कर लें, और ये गार या जो भी चीज़ पे लोन लिया हुआ था वो आप ले लें और आप पे करना शुरू कर दें। अगर वो मेरी बीवी भी कह देती है कि नहीं मैं नहीं ये कर सकती, मेरे पास नहीं है अफोर्डेबिलिटी, बैंक के उसको ये नहीं कह सकता कि तू अब पे कर, मेरी बीवी को ये नहीं फोर्स कर सकता। वो कहेगा ठीक है जी इसका घर बेचो, जो इसका अगर कुछ बनता है दे दो, नहीं बनता तो सारा कुछ वाइंड अप करके हम इसका बेच पाट के चलते हैं आगे, ठीक है। तो वो मेरे बीवी बच्चों को इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है। इसी तरह किसी की कोई गारंटी नहीं यहाँ दे सकता। तो यही फार्मूला वो वहाँ से आने लोगों पे भी अप्लाई करते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए आपके नाम के ऊपर, ठीक है। और अगर आपके बाप वालिद साहब जो हैं अगर आपको कर रहे हैं स्पॉन्सर, तो आपके अकाउंट में क्यों नहीं डाल देते। सवाल मैं अगर वीज़ा ऑफिसर हूँ कि भाई आपके अकाउंट में डाल दे जो रहे हैं आपको, ठीक है, एक दफ़ा दे के आप बात ख़त्म करें, बाद में तो देने हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि वो आप पैसे अपने अकाउंट में डालें, अगर कोई दे रहा है तो अपने अकाउंट में डालें। और स्टेटमेंट कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, हमारे कभी अकाउंट भी नहीं खुलवाया, तो वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है फ़र्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। उसमें ये होता है कि वो आप पैसे डालें, नई स्टेटमेंट है, उसमें आप एहतियातन जहाँ से मतलब आपके वालिद साहब ने पैसे दिए थे, एक एफिडेविट लिखें जिसमें आपने आपके वालिद साहब या जिसने भी भाई ने भी या जिसने भी पैसे दिए हैं
वो बेसिकली साइन कर दे, नोटराइज़, उसको नोटराइज़ करवा लें। उसमें ये लिखा हो कि जी मैं ये पैसे इसको एज़ ए डीड ऑफ गिफ्ट दे रहा हूँ, और इससे ये जाके जो लीगल पर्पज़ यानी स्टडी करे, जो भी करे, ठीक है। और वो आप नोटराइज़ करा के वो एफिडेविट अपने पास रखवा लें, ठीक है। और अगर स्टाम्प वगैरह पे लिखवा लेते हैं तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो वो जब आपसे पूछेंगे पैसे कहाँ से लिए, आप कहें जी ये देखें जी ये मेरे फादर ने मुझे एज ए डीड ऑफ गिफ्ट दे दिए हैं कि मैं जाके पढ़ूँ, अपना फ्यूचर बनाऊँ, और ये पैसे मेरे हैं, मैं इसको जाके यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं कि वाइफ़ के अकाउंट में है, मेरा दोनों के अलग अलग अकाउंट हैं, फिर वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम कि जी अगर आपकी वाइफ़ अगर आपके साथ जा रही है तो आपके उसके दोनों मतलब वाइफ़ आपके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाल लेती है, एक जगह पैसे क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। और हाँ, उन्होंने एक्सेप्शन ये किया रखी हुई है, अगर कोई जो कंपनी जो साथ आने वाला जो पार्टनर है ना, उसका जॉइंट अकाउंट हो सकता है कि मसलन आपका नाम उसमें ज़रूर होगा। मसलन मैं आ रहा हूँ वाइफ़ को लेके और वाइफ़ के पैसे हैं भी हैं उसमें, तो जिस कैंडिडेट जो आ रहा है उसका नाम उसमें मस्ट होना चाहिए, बेशक जॉइंट अकाउंट हो जाए। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने फैमिली के जो साथ आ रहा बंदा उसकी सिर्फ एक्सेप्शन है। ये नहीं हो सकता कि जी वाले साहब आपके वहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ तो वो नहीं वो मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके साथ आ रहा है और उसमें आपका नाम यानी कि जॉइंट अकाउंट में ज़रा आपका नाम होगा, दो बंदे जो हो रहे हैं, वाइफ़ और आप, तो फिर उस सूरत में वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इसके अलावा रिलेशनशिप हैं वो नहीं मानेंगे जब तक मनी आपके अकाउंट में नहीं है। और अगर बिल्कुल क्लीन अकाउंट है, मतलब क्लियर वाइट अकाउंट है, बिल्कुल आप नया खुलवाया, तो आप जो है वो एफिडेविट का इंतज़ाम करें और उस बंदे से रखवा के प्रॉपर जो है आप जो है नोटराइज़ करवा के उसको वो साथ लेके जाएँ।